नमस्कार दोस्तों, आइए आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही रोमांचक सफ़र पे जिसका नाम है आईपीओ। नाम तो सुना ही होगा आपने इसका। बहुत रोमांच है, बहुत रिस्क है, बहुत फ़ायदे हैं, बहुत नुकसान है। आईपीओ एक बहुत रिस्की चॉइस भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकता है। ये एक हाई रिस्क, हाई गेन का सौदा भी हो सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे आईपीओ की लाइफ साइकिल शुरू से लेके अंत तक के बारे में बताऊंगा। आईपीओ जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए यूज़ होता है। इस प्रोसेस के यूज़ करके जो प्राइवेट हेल्ड कंपनीज होती हैं जो अभी तक शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं, वो कंपनीज नए शेयर इशू करती हैं और शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं, जिससे कि रिटेल यूज़र्स और बाकी के इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी के लिए आईपीओ फ़ायदेमंद इसीलिए है क्योंकि वो जो पैसा वो आईपीओ से लेंगे उससे वो बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, डेट रिपेमेंट कर सकते हैं या नए प्रोजेक्ट्स को फंड कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट लेना चाहते हों। इन्वेस्टर के हिसाब से आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी होता है, हाई रिस्क हाई गेन रिवॉर्ड के लिए। साथ ही किसी एक पोटेंशियली सक्सेसफुल कंपनी में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन होता है। तो इस वीडियो में आईपीओ की पूरी लाइफ साइकिल को अपन जल्दी से देखते हैं, जिससे कि हमें मालूम चले कि एक आईपीओ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये ग्राफ आईपीओ की लाइफ साइकिल दिखाता है। आईपीओ की लाइफ साइकिल में 5 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है प्री आईपीओ स्टेज। दूसरा स्टेज होता है आईपीओ स्टेज। तीसरा होता है मार्केटिंग एंड सब्सक्रिप्शन स्टेज। चौथा होता है अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग स्टेज। और पांचवा होता है पोस्ट लिस्टिंग स्टेज। तो चलिए एक एक करके हर स्टेज के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले पहला स्टेज प्री आईपीओ स्टेज। प्री आईपीओ स्टेज में 5 मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली होती है डिसीजन टू गो पब्लिक। तो ये जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनकी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी को पब्लिक किया जाए। तो दूसरा काम जो होता है उस डिसीजन लेने के बाद वो करते हैं कि मर्चेंट बैंकर्स को और लीड मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ये पूरे आईपीओ प्रोसेस को हैंडल करते हैं। वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं और कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसकी मार्केटिंग भी करते हैं। बड़े आईपीओ के लिए एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है ड्यू डिलिजेंस। ये कौन करता है? ये भी मर्चेंट बैंकर ही करते हैं। मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं? कंपनी के फाइनेंशियल्स रिव्यू करते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं सारे, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देखते हैं कि आगे कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एक डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, उसका बिजनेस क्या है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है, क्या रिस्क है, कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर, और जो फंड्स आएंगे वो किस लिए रेज किए जा रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन DRHP में होती है। जब ये डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उनका काम रहता है सेबी के सामने ये DRHP सेबी को फाइल कर देना। तो जब ये सबमिट कर देते हैं उसको कहते हैं फाइलिंग ऑफ DRHP। ठीक है, ये डी सेबी जो है इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करता है और फिर उसको अप्रूवल प्रोवाइड करता है अगर कोई दिक्कत उसको नज़र नहीं आती तो। ठीक है, एसएमई आईपीओ के लिए जो है सेबी से डायरेक्टली अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, स्टॉक एक्सचेंजेस से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इस स्टेज में इन्वेस्टर्स की एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं? वो हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स या कोई भी इन्वेस्टर्स को जैसे ही DRHP फाइल होता है वैसे ही न्यूज़ चैनल से या फिर सोशल मीडिया में पता चलने लग जाता है कि भाई DRHP फाइल हो गया है किसी कंपनी का। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है DRHP देखना चाहिए। सेबी की वेबसाइट पर DRHP अवेलेबल रहता है, आप आज भी जाके देखोगे सभी की वेबसाइट पे, तो जो अभी DRHP फाइल होंगे सारे वहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर, एज ए पोटेंशियल इन्वेस्टर या फ्यूचर इन्वेस्टर आप DRHP जाके देखो, ये आपकी एक्टिविटी रहती है जैसे ही कोई कंपनी DRHP फाइल करती है सेबी के साथ।
नेक्स्ट जो स्टेज रहता है इसमें वो रहता है आईपीओ स्टेज। आईपीओ स्टेज में 4 मेजर एक्टिविटीज़ रहती हैं। पहली होती है सेबी का रिव्यू एंड अप्रूवल। तो जो सेबी के पास पिछले स्टेज में वो डीआरएचपी फाइल किया गया होता है, सेबी जो है उसमें कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए उसको रिव्यू करता है। कोई क्वेरी होती है या कुछ चेंज सजेस्ट करना होता है वो करता है, और जब सेबी सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो अपना अप्रूवल प्रोवाइड करता है उस डीआरएचपी पे। ये एक्टिविटी 2 से 4 महीने तक ले सकती है। जैसे ही ये अप्रूवल प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट, जो कि एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर जो होता है वो आईपीओ की एप्लीकेशन और सेबी का अप्रूव्ड डीआरएचपी जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करता है, जो कि है आपके एनएससी और बीएससी आज की डेट में। ठीक है। तीसरा एक्टिविटी होती है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है? कंपनी और जो लीड मैनेजर होता है वो एक इशू प्राइस डिसाइड करते हैं या फिर एक प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं जो शेयर्स वो इशू करने वाले उसके लिए। अब ये दो चीज तरीके से हो सकता है। या तो फिक्स प्राइस ऑफरिंग हो सकती है कि भाई उन्होंने डिसाइड किया कि XYZ रुपए पे शेयर बेचना है, वो पहले से डिसाइडेड रहता है उतने पे ही बिकेगा। दूसरा होता है बुक बिल्डिंग ऑफरिंग। उसमें क्या होता है, एक रेंज दे दी जाती है कि भाई कुछ भी एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए से 120 रुपए तक की रेंज या 105 रुपए तक की रेंज दे दी है, और इन्वेस्टर जो हैं वो उस रेंज के बीच में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसका कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है, और उस कट ऑफ प्राइस के बेसिस पे शेयर्स अलॉट होते हैं। आजकल के दिनों में जब ऑलमोस्ट सारे ही आईपीओ 100% सब्सक्राइब हो ही जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो हमेशा जो भी टॉप प्राइस बैंड होता है उसमें प्राइस होता है उसमें अप्लाई करने से चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट के। ठीक है। और फाइनली ये चौथा पॉइंट इसमें रहता है, वो रहता है आरएचपी सबमिशन, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिशन। ये बहुत क्रिटिकल रहता है। ये डीआरएचपी का अपडेटेड वर्जन रहता है, जो भी सेबी के सजेशन या कुछ भी रहता है सब इसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, और ये स्टॉक एक्सचेंजेस को फाइल किया जाता है। इसमें प्राइस बैंड होती है, आईपीओ को टाइमलाइन होती है कि कब से कब तक आईपीओ खुलेगा, कब बिडिंग होगी, किस दिन अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे, कब रिफंड आएगा, और किस दिन शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए इसके शेयर्स। ठीक है। और भी सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो चाहिए होती है सब आरएचपी में अवेलेबल रहती है। कोई शेयर होल्डर कोटा या एम्प्लॉय कोटा होता है तो वो भी उसमें मेंशन रहता है। ठीक है। अब इसमें जो एक्टिविटीज़ इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं वो क्या होती हैं कि भैया आरएचपी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आरएचपी पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, समझना आसान नहीं होता, लेकिन पढ़ो। कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करिए आरएचपी के बेसिस पे, और अगर सारी चीज़ टफ लग रही हैं तो मल्टीपल ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़ो और एनालिसिस को ओपिनियन देखो, किसी एक का मत देखो, 4-5 लोगों के अलग अलग जगह से पढ़ो, उनके रिपोर्ट्स उनके एनालिसिस देखियो, और उसके बेसिस पे कुछ अपना माइंड मेकअप करो। किसी एक के कहने पे या किसी दोस्त के या परिवार वाले के या किसी के कहने पे मत डिसाइड करो। बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी चीज़ होती है ये, कोई भी गलती कर सकता है, जाने अनजाने गलती हो सकती है। ठीक है। अगला स्टेज जो इसमें होता है वो होता है मार्केटिंग एंड सब्सक्रिप्शन स्टेज। इसमें बेसिकली 4 मेजर एक्टिविटीज़ रहती हैं। पहला होता है रोड शोज़। इसमें क्या होता है कि कंपनी और लीड मैनेजर जो होते हैं वो अलग अलग सिटीज़ में जाके इन्वेस्टर मीटिंग्स करते हैं। वहाँ पे वो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से मिलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। फिर दूसरा होता है एंकर इन्वेस्टर्स बिडिंग। इसमें क्या होता है कि जब आईपीओ पब्लिक के लिए ओपन होता है उसके पहले क्या होता है, एक पोर्शन शेयर के 10-15%, 20%, 25%, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से देखती है, वो ऑफर कर सकती है एंकर इन्वेस्टर को। ये होते हैं क्यूआईबी, जो मिनिमम 10 करोड़ का टिकट साइज उनका होता है। एंकर इन्वेस्टर का अलॉटमेंट भी एक दिन पहले हो जाता है, पब्लिक इशू के ओपन होने से पहले ही। ठीक है। फिर तीसरा आता है आईपीओ ओपन्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम ये होता है, आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाता है। इसमें 3 दिन का जनरली ये टाइम पीरियड रहता है जिस समय अप्लाई करना होता है। ठीक है। अपनी बिड्स जो है वो इस समय प्लेस करनी होती हैं। ये ब्रोकर्स, बैंक्स के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, उनके आईपीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू जनरली अप्लाई करा जा सकता है। हर एप्लीकेशन का एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। और चौथा इसमें एक्टिविटी तो बिड रिवीजन। तो जो सब्सक्रिप्शन विंडो होती है उस ड्यूरेशन में बिग बिड रिवीजन भी अलाउड रहती है। अब अलग अलग रूल रहते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में आपने अप्लाई किया है तो आप कम का नहीं अप्लाई कर सकते, आप रिवाइज करके बढ़ा सकते हो। ऐसे अलग अलग रूल्स होते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपकी जो एक्टिविटीज इस समय रहेंगी वो रहेंगी कि आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और एनालिस्ट ओपिनियंस को चेक करना है फिर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो चेक करना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है कि कितना डिमांड है इस कंपनी के शेयर्स की, जिससे कि आपको आइडिया लग सकता है कि कंपनी की डिमांड ज़्यादा है तो हो सकता है कि लिस्टिंग गेंस, यानी कि जितने में आपको अलॉट हुआ है और जितने में लिस्ट होगी वो लिस्ट ज़्यादा में हो सकती है ना। अप्लाई करने के लिए, बिडिंग करने के लिए 3-4 तरीके होते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से, बैंक की वेबसाइट से नेट बैंकिंग यूज़ करके एएसबीए से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं और फाइनली बैंक में जाके फिजिकल फॉर्म्स भी सबमिट करे जा सकते हैं। ठीक है, अगला इसका स्टेज देखते हैं जो कि है अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग स्टेज। इसमें 6 एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली होती है जब बिडिंग क्लोज हो जाती है, जैसे ही बिडिंग पीरियड एंड होता है बिडिंग क्लोज हो जाती है। फिर डिसाइड होता है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। कंपनी और रजिस्ट्रार यानी एक एंटिटी होती है अपॉइंटेड टू प्रोसेस द एप्लीकेशन, ये लोग फाइनलाइज करते हैं कि अलॉटमेंट का बेसिस क्या होगा और शेयर्स जो हैं वो किस तरीके से अलॉट किए जाएंगे एप्लीकेंट्स को। जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यानी जितने शेयर्स अवेलेबल रहते हैं उस ऑफर किए जाते हैं उससे ज़्यादा के लिए बिड कर दी जाती है, तो अलॉटमेंट जनरली लॉटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। जिन जिन लोगों के बिड सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाती हैं उनका या लॉटरी में उनका नंबर आ जाता है, उनको शेयर अलॉट किए जाते हैं। चौथा एक्टिविटी होती है रिफंड की, जिनका या तो लॉटरी में नंबर नहीं आता है या फिर बिड रिजेक्ट हो जाती है या फिर पार्शल अलॉटमेंट होता है। इन तीनों ही केसेस में उनको रिफंड मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर पूरी बिड ही कैंसिल हो गई तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा, पार्शल अलॉटमेंट मिला तो पार्शल बाकी का रिफंड मिल जाता है। फिर पांचवी एक्टिविटी होती है डीमैट अकाउंट क्रेडिट। जो नए शेयर्स, नई कंपनी के नए शेयर्स जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं इन्वेस्टर के या बिड करने वाले के। और फाइनली जो है स्टॉक मार्केट में ये कंपनी जो है वो लिस्ट हो जाती है लिस्टिंग डे पे, प्री डिफाइंड टाइम पे। 10 बजे लिस्टिंग होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि रेगुलर मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन केवल जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन उस कंपनी के शेयर जो हैं वो 10 बजे लिस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं इन्वेस्टर्स की। अगर भाई आपने अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट स्टेटस चेक करिए। ये आप रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे देख सकते हैं, एनएसई बीएसई की वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। अगर आपका सक्सेसफुल अलॉटमेंट हुआ है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, नहीं हुआ है तो रिफंड आ जाएगा। और उसके बाद जब आपके पास शेयर आ जाए तब आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको उन शेयर्स को भी होल्ड करना है या फिर आपको सेल करना है लिस्टिंग गेन के हिसाब से, या फिर पार्शल सेल करना है, पार्शल होल्ड करना है। सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी होती हैं। फिर फाइनल स्टेज आता है, पांचवा स्टेज, जो कि है पोस्ट लिस्टिंग स्टेज। इसमें दो मेजर एक्टिविटीज़ हैं, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग और पोस्ट आईपीओ ऑब्लिगेशंस। तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग मतलब उसके बाद से कंपनी जो है एक नॉर्मल किसी भी और कंपनी की तरह उसके जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होने लग जाते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, इसमें सप्लाई डिमांड के हिसाब से मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि क्या प्राइस रहेगा, प्राइस ऊपर जाएगा, उतना ही रहेगा, नीचे आएगा, सब कुछ इससे डिसाइड होता है। पोस्ट आईपीओ ऑब्लिगेशंस में पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए अब वेरियस रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रेगुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें करनी होती है। ठीक है, फाइनली अब ये देखते हैं कि इसमें एक्टिविटीज़ क्या रहती हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं। अब उन्हें डिसीजन लेना होता है बाय, होल्ड और सेल का। बाय का मतलब अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिला लेकिन वो अभी भी बिलीव करता है कि भाई ये कंपनी जो है काफ़ी आगे बढ़ेगी, तो जैसे ही कंपनी लिस्ट होती है किसी भी और कंपनी की तरह अब इन्वेस्टर के पास अपॉर्चुनिटीज होगी, किसी भी और कंपनी की तरह इस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है। जिनको अलॉटमेंट मिल गया वो होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जैसा उनका डिसीजन वो लें। अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो इस आईपीओ में, इस कंपनी में, तो अब आपको कंपनी का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है क्वार्टरली और ईयरली लेवल पे। और हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी डोमेस्टिक या फॉरेन फैक्टर्स ऐसे हों जिससे कंपनी में इफेक्ट आए। कोई ट्रेड वॉर हो जाए, किसी तरीके का कोई
रिस्ट्रिक्शन लगा दे, सरकार लगा दे, दूसरा देश लगा दे, कुछ भी हो सकता है, वो सब चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है? अब ये तो अपन ने पूरी लाइफ साइकिल देख ली आईपीओ की। अब फाइनली ये देखते हैं कि की कंसिडरेशंस क्या है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये 8 की कंसिडरेशंस हैं। सबसे पहला, ड्यू डिलिजेंस इज क्रूशियल। किसी कंपनी के बारे में तभी इन्वेस्ट करिए जब आपको उस कंपनी की का बिजनेस मॉडल क्लियर हो जाए और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हो। ठीक है? केवल और केवल तभी उसमें इन्वेस्ट करिए। दूसरा, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बहुत की कंसिडरेशन है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक फैक्टर होता है जो आपको दिखाता है कि कंपनी के शेयर की कितनी डिमांड है, लेकिन सब कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग गलती करते हैं, जीएमपी देख के अप्लाई कर देते हैं और फिर वो नुकसान खा बैठते हैं। ठीक है? तो जीएमपी केवल एक फैक्टर है कई फैक्टर्स में से। तीसरा है रिस्क फैक्टर्स। आईपीओज जो होते हैं बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, आपको नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट टर्म पे, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है? चौथा है इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। अगर आप 2 लाख से कम रुपए में अप्लाई करते हो तो आप रिटेल कैटेगरी में कहलाए जाते हो। अगर आप 2 लाख से 10 लाख के बीच अप्लाई करोगे तो आप स्मॉल एच एन आई, और 10 लाख से ज़्यादा के अप्लाई करते हो तो बिग एच एन आई। कोई भी किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। कुल मिला के जो जितना पैसा लगाता है उसके हिसाब से कैटेगरी डिसाइड अपने आप होती है। कोई कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, कुछ ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है? नेक्स्ट इज वन एप्लीकेशन पर पैन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक पैन नंबर के अगेंस्ट एक ही एप्लीकेशन लग सकती है। आपने मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ खाता खुलवा रखा है, अपना डीमेट अलग अलग डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैन अल्टीमेटली एक ही होता है, आपका पैन नंबर एक ही होता है। तो ये गलती मत करना कि आपने एक ब्रोकर से किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, एक ब्रोकर से किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, चाहे सेम कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, नहीं, आपकी सारी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है? नेक्स्ट इज मैचिंग डिटेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो बिड करी है उसमें फॉर्म में जो डिटेल्स भरी हैं, जो बैंक में डिटेल्स है, जो डीमैट में आपका नाम डिटेल्स वगैरह हैं, सब कुछ मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच मिसमैच होती है तो आपके जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसके चक्कर में मत पड़ना कि मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले, मेरे कलीग्स कर रहे हैं तो मैं भी कर देता हूँ। अगर आपको उस कंपनी में ग्रोथ नज़र नहीं आती है आगे, तो अप्लाई मत करो। आईपीओ की लाइन लगी हुई है, एक जाता नहीं दूसरा पहले आ जाता है। ठीक है? बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फाइनली ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितने शेयर्स ऑफर किए हैं कंपनी ने उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए बोली लग गई है। ठीक है? आजकल ये बहुत कॉमन है, ऐसा होता ही है। अगर ऐसा होता है तो लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होता है। ठीक है? तो अलॉटमेंट जिनको मिल जाता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिलता है वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि तुरंत लिस्टिंग होते ही खरीद लें। बहुत रिस्की है अगेन ये स्टेप। आइडियली आप कुछ समय रुकिए, 2-3 महीने, 2-3 सप्ताह रुकिए, 2-3-4 सप्ताह रुकिए, प्राइस को सेटल डाउन हो जाने दीजिए, प्राइस डिस्कवरी हो जाने दीजिए और उसके बाद एंटर करिए। बाकी पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। आप डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर डिसीजन लीजिए, जो लेना है वैसा डिसीजन लीजिए। मैंने आपको पूरी के पूरे आईपीओ के बारे में जो पूरी एंटायर लाइफ साइकिल होती है वो बताया, और हर स्टेज पे एज अ इन्वेस्टर आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में बताया, क्या की कंसिडरेशंस आपके होने चाहिए वो बताया। ठीक है? तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा आज इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।